अज़ीज़ तलबा व तलबात अस्सलामु अलैकुम। आज हम जिस मौजू पर काम करने जा रहे हैं वो इंतहाई अहम मौजू है, इंतहाई अहम टॉपिक है और वो है फ़िज़िक्स के हवाले से न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल मैथमेटिकल पोर्शन होता है फ़िज़िक्स का, और आप जानते हैं कि फ़िज़िक्स न्यूमेरिकल के बगैर नामुकम्मल होती है। फ़िज़िक्स में न्यूमेरिकल को बहुत अहम मुकाम हासिल है, पैमाइशों को और उसके साथ डायरेक्शन को। ये वो चीज़ें हैं जो फ़िज़िक्स की बेस है। अब चंद चीज़ें जो है वो हमने इस वीडियो के हवाले से मैं आपको पहले बता देता हूँ, ताकि आपके जहन में रहे कि हमने इन वीडियोस का एक सिलसिला इंशाल्लाह होगा। चूँकि ये सादा टॉपिक, ये इतना छोटा टॉपिक नहीं है जो एक ही वीडियो में कवर हो जाए, तो हमने इसको कैसे आहिस्ता आहिस्ता कवर करना है। न्यूमेरिकल के हवाले से जैसा कि आप जानते हैं कि जब फ़िज़िक्स का जो पेपर आता है उसमें छोटे छोटे न्यूमेरिकल तो तकरीबन 60 क्वेश्चन में आते ही रहते हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से मैं आपको ये बात बता दूं कि हर क्वेश्चन के साथ फ़िज़िक्स के जो पेपर है बोर्ड का, उसके आखिर में जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, यानी जो उसका आखिरी पोर्शन होता है वो लॉन्ग क्वेश्चन का होता है। उसमें अगर 5 लॉन्ग क्वेश्चन हैं तो हर क्वेश्चन के 2 हिस्से होते हैं। उसको जुज़ ए और जुज़ बी के नाम से अलग अलग किया जाता है, और हर सवाल में ये लाजमी है कि जुज़ ए थ्योरी में से होगा और जो जुज़ बी है वो न्यूमेरिकल में से होगा। आगे स्कीम ऑफ स्टडीज़ के हवाले से कुछ चीज़ें जो है वो की जाती हैं। कुछ चैप्टर बड़े अहम होते हैं जिनको करना लाजमी होता है, कुछ को स्किप कर दिया जाता है, लेकिन जो तरीका इम्तिहान अभी चल रहा है उसमें स्किप करने और कुछ चीज़ें छोड़ देने की कोई गुंजाइश नहीं है। हमने सारी किताब को थारोली पढ़ना है। इसमें ख़ास तौर पर जो न्यूमेरिकल एक तो बुक के आखिर में एंड में दिए जाते हैं, साबित सवालात के हवाले उससे दिए जाते हैं नाम से या किसी दूसरे से, वो तो आपने करने ही करने हैं। उसके अलावा चैप्टर के अंदर कुछ छोटी छोटी एग्जांपल्स भी दी जाती हैं, उनको आपने हर हाल में करना है, उनको समझना है और उनको हल करना है। क्योंकि उनको समझे बगैर आपका पेपर में आप वो नंबर नहीं ले सकते हैं। चूँकि इम्तिहानी नुक्ता नज़र से सिर्फ पेपर पास करना कोई मामला नहीं होता, असल मामला होता है अच्छे नंबर लेना और अच्छे अंदाज में सीख कर आगे चलना, चूँकि ये बेसिक स्टेप होता है। इसी स्टेप को सामने रखते हुए यहीं से आपने शुरू करके तो आपने आगे जाना होता है। आगे एफएससी करते हैं लोग, प्री इंजीनियरिंग है, आईसीएस में भी फ़िज़िक्स लाजमी है और प्री मेडिकल में भी लाजमी है। तो ये कुछ ऐसी स्टेप्स हैं जिन पे अगर आपका काम मुकम्मल नहीं होगा, यानी आप बेसिक चीज़ें समझे बगैर आगे चलेंगे, तो फिर आगे चल के स्टूडेंट जो है वो नाकाम हो जाते हैं और वो वापस लौट आते हैं। तो इसमें न्यूमेरिकल के हवाले से मुख्तलिफ चैप्टर हैं और चैप्टर के टॉपिक के हवाले से न्यूमेरिकल दिए जाते हैं। अगर हम फ़िज़िक्स का जायज़ा लें, फ़िज़िक्स की किताब जो है उसे हम देखें, 9th और 10th की फ़िज़िक्स की किताब देखें, तो सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन के हवाले से टाइम पीरियड, पेंडुलम का टाइम पीरियड है और ग्रेविटी है, और उसके अलावा इससे मिलते जुलते बहुत से ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो आपने चैप्टर 1 में से करने हैं। उसके बाद जो दूसरा चैप्टर है उसमें साउंड के हवाले से कुछ न्यूमेरिकल दिए गए हैं। साउंड की स्पीड है तो साउंड की स्पीड की मेजरमेंट कैसे होती है, ठीक है, और कौन से हालात में, यानी कौन सा जो मीडियम है उसमें साउंड की स्पीड क्या होगी और उसका क्या उसके ऊपर असर पड़ता है। फिर एक इंतहाई अहम टॉपिक है फ़िज़िक्स का, वो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ये भी बड़ा अहम चैप्टर है, इसमें भी इसी हवाले से कुछ न्यूमेरिकल दिए जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसके हवाले से आपके कुछ न्यूमेरिकल हैं वो हमने करने हैं। तो ये काफ़ी लेंथी कोर्स बनता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी है, उसके बाद ये भी इंतहाई अहम टॉपिक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के हवाले से कुछ जो वो न्यूमेरिकल दिए गए होंगे। फिर जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हैं जिनमें डायोड और रेजिस्टर और कैपेसिटर और उनकी जो है वो बाइसिंग वगैरह, ये काफ़ी अहम टॉपिक हैं जिन पे आप लोगों ने तवज्जो से और मेहनत से इनको समझना भी है और इन पर काम भी। अगर आप चाहते हैं कि आप आइंदा आने वाली ज़िंदगी में कामयाब हों और आप लोग जो है वो एक अच्छे अंदाज में अपनी तालीम को जारी रखें और आगे चल के आपको मसाइल कम से कम पेश आएँ, तो फिर लाजमी है कि आप इन तमाम बातों को जहन में रखते हुए काम करेंगे। और ये
मेहनत, तवज्जो और काम को सही करके अपने सही अंदाज के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ। एक तो होता है रटा, वो रटे वाला कल्चर जो था पिछले कुछ अरसे में, और उसमें लोगों ने बहुत सा फ़ायदा भी उठाया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम कंसेप्चुअलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। अब आपने अंडरस्टैंडिंग के हवाले से आपसे सवाल पूछे जाते हैं तो आपने उन पे काम करना है। बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, फिर एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स है, बड़ा अहम चैप्टर है फिज़िक्स का, उसके हवाले से आपने न्यूमेरिकल जो है वो करने हैं। हमने जहाँ से शुरू करना है वो, चूँकि अभी सिर्फ आपका यूँ आप समझें कि ब्रेन स्टॉर्मिंग की जा रही है, आप ज़हनी तौर पर इस बात के लिए तैयार हो जाएं कि फ़िज़िक्स के जो 10th की फ़िज़िक्स के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, ये 9th के हवाले से भी ऐसे ही फ़िज़िक्स है। उसके चैप्टर के नाम मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन वो बेसिक्स हैं। लेकिन चूँकि आप लोग उस से गुज़र चुके हो, 9th में आपने क्या सीखा है और आप क्या कौन सी चीज़ें रह गई हैं, ये अब किस्सा पारीना बन चुका है। अगर आपने फेल हो गए हैं तो यकीनन आपने दोहराना है। अगर आप फेल नहीं हुए हैं, थोड़े नंबर लेके पास हो गए हैं, तो फिर आपने उसका भी फौरी तौर पर आपके पास कोई हल नहीं है। जो आपने एडमिशन भेजे हुए हैं उनके हवाले से बात कर लेते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के हवाले से और साउंड के हवाले से, और ये जो न्यूमेरिकल हैं हम इन्हें किसी तरतीब से करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है, ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें एक ही वीडियो में सारी चीज़ें आपको समझा दी जाएँ, बल्कि 2, 3, 4, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 न्यूमेरिकल जो है वो आपको एक वीडियो में सिखाए जा सकते हैं। ये टीचर्स के लिए भी है, वो इसको सीख लें, उसके बाद वो बच्चों को गाइड करें। आपके लिए भी आप उनको एक एक वीडियो को तरतीब के साथ आप देखें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको समझ आ जाएंगी, कुछ नहीं समझ आएंगी, दोबारा कंसल्ट कर लें, किसी दूसरे ट्यूटर से कंसल्ट कर लें। कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप एक ही जगह पे रुके रहें। आपने मुख्तलिफ जो सोर्सेज हैं, जितने अवेलेबल सोर्सेज हैं, वो सारे के सारे आपने इस्तेमाल करने हैं। फ़िज़िक्स के लिए मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश का जो सिलेबस है वो अंतहाई ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं है कि उसको सीखे बगैर आप आगे चल के कामयाब नहीं हो सकते हैं। क्योंकि जब लैंग्वेज ही आपको नहीं आएगी तो आपको अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आएगी। लेकिन फ़िज़िक्स जो है ये एक बिल्कुल अलग से आपके एक सब्जेक्ट है और ये अंतहाई अहम सब्जेक्ट है। यानी इसके बगैर कोई भी साइंस की डिग्री आपकी मुकम्मल नहीं होगी। इवन कि आप DE में जाते हैं लोग, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंजीनियरिंग में जाते हैं, तो वहाँ पे इस फिज़िक्स को बड़ी अहमियत हासिल है और ये बेसिक डिग्री होती है। ठीक, इस हवाले से आपने जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर करने हैं। लेकिन यहाँ पे चूँकि एक बहुत बड़ा इशू ये है कि पायलट मौजूद हैं, वहाँ पे न्यूमेरिकल हल किए हुए होते हैं, लेकिन स्टूडेंट को समझ कोई नहीं आती कि ये हुआ क्या है, या कौन सा लफ्ज़ जो है वो कौन सा जो आप कैलकुलेशन की गई है, उस कैलकुलेशन में कहाँ से क्या तब्दीली आई है तो उसका आंसर चेंज हो गया या उसका बेसिकली कंसेप्ट चेंज हो गया। तो आपने इसमें जो सबसे अहम बात है वो उन तमाम कैलकुलेशंस को, तमाम टर्म्स को गौर से देखना है, गौर से समझना है और गौर से आपने उसको हल करने की कोशिश करनी है। फिर जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि किसी टीचर के, किसी ट्यूटर के दिखा देने से, पढ़ा देने से, बता देने से बात ख़त्म नहीं होती, बल्कि बात उस वक्त शुरू होती है जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपने उन न्यूमेरिकल को दोबारा हल करना है, उन न्यूमेरिकल को 1 बाय 1। आपने छोड़ना नहीं है कि ये मुझे आता है, चलो जी कोई नहीं है, ये बाद में कर लेंगे। इस तरह से अक्सर ऐसा होता है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपकी मिस हो जाती हैं, और एग्ज़ाम जो होता है वो आपको सिर्फ एक चांस देता है, उसमें दूसरे चांस वाली कोई बात नहीं होती। जब आप पेपर में जाके बैठेंगे तो आपने वो वहाँ पे क्वेश्चन या तो सही हल करके आना है या गलत हल करके आना है। उसमें ये टेस्ट वाली बात नहीं है कि टीचर टेस्ट लेगा, आपने दोबारा जाके देख लेना है। अगर गलत हो गया तो कोई बात नहीं है, दोबारा कर लेंगे, फिर दोबारा टीचर गाइड कर देंगी। ना उसके बाद गाइडलाइन है, ना उसके बाद आपको कोई मज़ीद मौका दिया जाएगा। उसके बाद सिर्फ एक ही रिज़ल्ट होता है, वो होता है पास या फेल। अगर आप काम को सही करके आएंगे तो आप पास हो जाएंगे, अगर नहीं करके आते तो फेल हो जाएंगे। ये चूँकि एक क्वेश्चन जो है ना 8 नंबर का अगर क्वेश्चन हो तो 4 नंबर का थ्योरेटिकल है और 4 नंबर का जो है उसमें न्यूमेरिकल आता है। यानी अगर आप सारी फिज़िक्स कर लेते हैं और आपका न्यूमेरिकल सही नहीं है तो इसका मतलब ये होता है कि आपने 50% जो क्वेश्चन है वो छोड़ दिए हैं। अगर आप 50% क्वेश्चन छोड़ देंगे और 50% में से आपको 100% मार्क्स तो कोई नहीं देता।
اس لیے ہر پہلو کو، ہر شعبے کو، ہر حصے کو اس کے شارٹ کویسچن ہو گئے ہیں، ایم سی کیوز ہو گئے ہیں، ان کو کرنا ہے. لیکن نومیریکل کے حوالے سے چونکہ ہر لانگ کویسچن کے ساتھ یہ بڑا اہم کویسچن ہوتا ہے، تو اس کو آپ نے لازمی ٹچ کرنا ہے اور ہر چیپٹر کو کرنا ہے. کوشش کرنی ہے کہ آپ کے سارے چیپٹر اس میں مکمل ہو جائیں، ورنہ آپ کے پاس تھوڑی سی جو چوائس ہوتی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ مثال کے طور پر اگر 5 کویسچن آتے ہیں اور آپ نے کرنا اٹیمپٹ 3 کرنے ہوتے ہیں، ان 3 میں جو ہے وہ جو 3 چیپٹرز میں سے آتے ہیں یا 4 چیپٹر میں سے آ جاتے ہیں یا 5 چیپٹر کر لیں، 6 کر لیں، یعنی اس کا جو تیسرا حصہ ہے وہ اگر کر لیں، تو یہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ جو وہ والے نومیریکل ہیں وہ کر لیں، اور جو آپ نے نہیں کیے ہیں وہ کمی پوری ہو جائے. لیکن کوئی ایسا ضروری نہیں ہوتا. کوشش کرنی چاہیے کہ ساری بک کے سارے نومیریکل کریں. اور نومیریکل ایسی چیز ہے کہ یہ کوئی رٹا لگانے والی بات نہیں ہے، یہ میتھمیٹیکل ہیں. اس کو اگر آپ انڈرسٹینڈنگ سے سمجھ کے کریں گے تو یقیناً آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، پھر آپ کا انٹرسٹ لیول بڑھے گا. اور جب آپ کو کوئی بات سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کا انٹرسٹ لیول بھی بڑھتا ہے، آپ کا کانفیڈنس لیول بھی بڑھتا ہے. تو امید ہے کہ یہ چند باتیں نومیریکل میں جانے سے پہلے آپ کو سینسٹائز کرنے کے لیے کی گئی ہیں. امید ہے کہ آپ ان ساری باتوں کو توجہ سے یاد بھی رکھیں گے، سنیں گے بھی، اور پھر ان پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. اور نومیریکل کو ضروری سمجھتے ہوئے آپ نے یہ ساری چیزیں حل کرنی ہیں اور ان کو دیکھنا ہے. طریقہ امتحان چینج ہو چکا ہے. اب جو امتحان ہے وہ اس میں نقل اور رٹا اور ان چیزوں کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈسکریج کیا جا رہا ہے. تو اب وہی لوگ آگے نکلیں گے جنہوں نے کچھ پڑھا ہے، کچھ محنت کی ہے، کچھ سیکھا ہے. ٹھیک، تو امید ہے کہ میری یہ باتیں آپ یاد رکھیں گے اور آپ محنت اور توجہ سے کام کریں گے. تو واللہ عالم بالصواب.